Hello, dear students. Welcome to our new topic of class 8 science. क्लास 8 का जो साइंस है उसमें जो चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है दिस सेल, और आज हम उसमें जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शंस। तो आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स को देखेंगे और उनकी फंक्शंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल से जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। सेल ऑर्गेनल के फंक्शंस को एक्सप्लेन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, मान लो एक इंसान है, उसकी बॉडी में जो बहुत सारे ऑर्गेन्स हैं, लाइक उसके पास हैंड है, लेग है, ऐसे ही हेड है, और हेड में ही बहुत सारे पार्ट्स और होते हैं जैसे माउथ है, नोज, ईयर, आईज एटसेट्रा। तो ये ऑर्गन्स होते हैं इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो ऐसे ही सेल्स के अंदर भी कुछ ऑर्गन लाइक पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट्स की वजह से एक सेल जो है ये फंक्शन करती है। तो अगर हम कहें, हम क्या कहेंगे, व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स? दीज आर द फंक्शनल पार्ट्स ऑफ ए सेल। फंक्शनल पार्ट्स ऑफ ए सेल, तो ये सेल के फंक्शनल पार्ट्स होते हैं। अगर हम एग्जांपल ले लेंगे इसमें कौन से फंक्शनल पार्ट्स होते हैं और उनको एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, तो अब हम इसमें न्यूक्लियस को अंडरस्टैंड करेंगे। क्या होता है ये न्यूक्लियस? ये न्यूक्लियस सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है जिसकी जो कवरिंग होती है ये डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। यानी कि न्यूक्लियस एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है, एक ऐसा पार्ट होता है सेल के अंदर, इसमें डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, इसका एक कवरिंग होती है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, और उसमें बीच बीच में कहीं कहीं पे कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। तो ये है इस न्यूक्लियस की जो कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कुछ गैप्स या पोर्स जैसे आपको नजर आ रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। और इस न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, इसके अंदर वाटर लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस, और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी न्यूक्लियस के अंदर हम पाते हैं कि कुछ क्रोमेटिन मटेरियल होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे होते हैं। तो जब सेल डिवाइड होती है उसके बाद ये फिर क्रोमोसोम्स की शक्ल ले लेते हैं, तो इस मटेरियल को हम बोलते हैं क्रोमेटिन, फाइबर ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। और इसी न्यूक्लियस के अंदर अपना डीएनए इसका होता है, इसमें डीएनए, या इसमें होते हैं कुछ एक और राउंडेड बॉडी लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर्स लाइकिंग ए मेम्ब्रेन ऐसे, तो उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस इस सेल का एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शंस परफॉर्म करता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। और इसकी फंक्शंस में अगर हम पहला फंक्शन देखें, क्या होता है न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस जो है, इट हेल्प्स इन
या इट प्लेज ए मेन रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन या सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूक्लियस, यानी कि जब सेल डिवाइड होती है तो वो प्रोसेस जो होता है सेल डिवीजन का, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, ये देखा गया है, ये होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में पास ऑन होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस इसमें भी रोल प्ले करता है। और न्यूक्लियस की जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं ये उन सब को भी कंट्रोल करता है। फॉर दैट वेरी रीजन इट इज आल्सो कॉल्ड एज बॉस और डायरेक्टर ऑफ द सेल। तो इसको बॉस या डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। न्यूक्लियस को कहा जाता है बॉस ऑफ द सेल और डायरेक्टर ऑफ द सेल। बॉस और डायरेक्टर ऑफ द सेल, या हम अगर ये भी कहें तो गलत नहीं होगा, यही न्यूक्लियस जो होता है इसको बोला जाता है कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, सेल का कंट्रोल रूम भी होता है यही न्यूक्लियस। इसके बाद अगर हम एक और सेल ऑर्गेनल की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो माइटोकॉन्ड्रियन है ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है। और इसके भी हम देखते हैं दो तरह के मेम्ब्रेन्स होते हैं इसमें। एक होता है स्मूथ मेम्ब्रेन और दूसरा होता है वो अंदर से ऐसे फोल्ड किया हुआ होता है। into finger like projections। माइटोकॉन्ड्रियन का यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये माइटोकॉन्ड्रियन है जो कि सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है। इसके भी दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक होता है जो हमने ग्रीन कलर से दिखाया है और दूसरा होता है वो रेड कलर से, जो हमने इसमें अंदर से फोल्डेड या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको यहाँ पे शो की हैं। तो इनको हम क्रिस्टे बोलते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रियन जो है ये भी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन होता है एक सेल का। क्यों? क्योंकि इट इज रिगार्डेड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी सेल को जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है वक्त वक्त पे, वो एनर्जी स्टोर रहती है सेल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इसकी फुल फॉर्म है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो एनर्जी है वो इन एटीपी मॉलिक्यूल्स की सूरत में स्टोर रहती है और फिर रिलीज करता है यही माइटोकॉन्ड्रिया इस एनर्जी को जब एक सेल को इसकी जरूरत पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल का ये पावर हाउस होता है, सेल का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। Because the energy required for carrying out or needed by the cell, it is released by mitochondria। और ये एक और रोल प्ले करता है इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो जो रेस्पिरेशन है उस रेस्पिरेशन में भी रोल प्ले करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हम अगर आप इसकी फंक्शंस की बात करेंगे तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। एक तो पावर हाउस ऑफ सेल इसको कहा जाता है और ये
सेल्यूलर रेस्पिरेशन में भी अपना रोल प्ले करता है। इसके बाद आता है एक और सेल ऑर्गेनल सेल का, जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम में ये ज्यादा बड़े नहीं होते हैं सेल के अंदर, ये सेल ऑर्गेनल्स, इनका मेम्ब्रेन होता है अपना, लेकिन ये वो सेल ऑर्गेनल होता है सेल के अंदर, इसको हम बोलते हैं, इसके कुछ नाम हैं। एक इसको कहा जाता है इट इज अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, यानी कि अगर सेल के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल जमा हुआ है या कुछ वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स हैं, मतलब कोई डैमेज्ड पार्ट है सेल का या कोई वेस्ट मटेरियल इस सेल में जमा हुआ है, तो उसको सेल से बाहर निकालने का जो काम होता है वो इसी सेल ऑर्गेनल का होता है, जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। It helps to get rid of the waste from the cell. So it is a kind of waste disposal system of the cell. और इस लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल द मटेरियल, यानी कि इस सेल के इस ऑर्गेनल के अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेल के किसी भी पार्ट को यानी कि डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, अगर सेल के अंदर, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि कोई हार्मफुल जर्म या बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर हुआ, और इफ समहाउ इट मैनेजेस टू एंटर इनसाइड द लाइसोसोम, तो क्या होगा, ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट करते हैं, उस जर्म या उस बैक्टीरिया को। तो इससे क्या होता है, फायदा सेल का होता है कि इन सेल इन्फेक्ट होने से बच जाती है। लेकिन कभी कभी देखा गया है, ये मान लो ये जो सेल ऑर्गेनल है लाइसोसोम, ये आप मान लो कि ये अब यहाँ पे हम रफली मैंने एक सेल बनाई है और ये लाइसोसोम इसी सेल के अंदर है, और कभी कभी देखा गया है अगर इसका मेम्ब्रेन कभी रप्चर हुआ या डैमेज हुआ somehow its membrane breaks, ऐसा तब होता है जब कोई सेल इंजर्ड होती है, जख्मी होती है, तो कभी कभी देखा गया है इसका जो मेम्ब्रेन ब्रेक होता है, तो तब क्या होगा, ये सारे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स अब इस लाइसोसोम से बाहर आते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन ब्रेक हुआ है, अब ये बाहर आएंगे, और ऐसी हालत में ये क्या करते हैं, ये पूरे सेल के अंदर फैल जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरे सेल को डाइजेस्ट करते हैं। और तब क्या होता है, जब सेल डाइजेस्ट हो जाएगी तो हम कहेंगे कि सेल जो है ये किल हो गई है, ये सेल किल हो गई है, या सेल ने खुद को ही डाइजेस्ट किया है, सेल के किसी पार्ट ने खुद को ही डाइजेस्ट किया है। तो ऐसे सूरत में हम इसको कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ ए सेल। तो लाइसोसोम्स को ये भी कहा जाता है सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि अगर कभी इनका मेम्ब्रेन ब्रेक होता है तो ये एंजाइम्स रिलीज होते हैं, इसके बाहर चले जाते हैं और पूरी सेल को डाइजेस्ट करते हैं, और सेल जो है ये मर जाती है, या हम कहेंगे ऐसी सूरत में खुद ही एक सेल का पार्ट एक अपनी ही सेल को खत्म कर देता है। तो ऐसी सूरत में हम इसको कहते हैं सुसाइड बैग। क्योंकि सुसाइड जो होती है खुदकुशी जिसको हम बोलते हैं, आपको पता है कि अगर कोई इंसान सुसाइड कर लेता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसने अपनी जिंदगी को अपने हाथों से खत्म किया। तो इसी तरह से सेल का एक पार्ट अगर अपनी ही सेल को डाइजेस्ट करे, उसको मार दे, तो इसको हम बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो ये सुसाइड बैग किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है लाइसोसोम को। एक और सेल ऑर्गेनल होता है वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, जिसको हम बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो मैं यहाँ पे कुछ गोल्गी कॉम्प्लेक्स की भी आपको थोड़ी सी डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे।
तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ बनाया है। ये कुछ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स वगैरह होते हैं और सैक्स होते हैं ऐसे। तो इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने और इनको हम बोलते हैं वेसिकल्स। तो ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है या गोल्गी apparatus है, गोल्गी बॉडीज भी इसको कहा जाता है। गोल्गी apparatus यहां पे मैं लिखूंगा इसको। They were discovered by Camillo Golgi। कैमिलो गोल्जी ने इनको डिस्कवर किया था और उसी के नाम पे इनको नाम पड़ा फिर गोल्गी बॉडीज और गोल्गी apparatus। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं सेल के लिए। ये सेल के लिए पैकेजिंग का काम करते हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स हम कहेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहां भी समझाने की कोशिश करूंगा कि आप ये मान लो कि अगर हम किसी दुकान से कोई चीज खरीदते हैं तो वो दुकानदार फिर हमें वो चीज दे देता है, या तो किसी पॉलीथीन में या किसी एनवेलप में या किसी ऐसी चीज में या किसी बैग में देता है, ताकि वो उसको पैक करके देता है ताकि इनको उठाने में आसानी हो और ये चीज भी बच जाए, इसको प्रोटेक्शन मिल जाए। तो ऐसे ही काम एक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गन करता है वो यही गोल्जी apparatus करता है। कैसे? तो अगर एक सेल में किसी मटेरियल को यहाँ से या साइटोप्लाज्म से कहीं और या न्यूक्लियस के अंदर जाना है, या एक एंड से उस मटेरियल को सेल के दूसरे एंड में ट्रैवल करना है, तो उस मटेरियल को पहले पैक करना होता है, उसको पहले पैक किया जाता है, उसके बाद उसको वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वो काम होता है इन्हीं गोल्जी कॉम्प्लेक्स का या गोल्जी apparatus का। इनको हम बोलते हैं, ये होता है पैकेजिंग और दिस ट्रांसपोर्टिंग, इनका काम होता है पैकेजिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना। और कभी कभी क्या करता है ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये लाइसोसोम्स को भी बनने में हेल्प करता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स को भी बनाने का काम होता है इन्हीं का। या अगर मान लो कभी सेल मेम्ब्रेन प्लांट या एनिमल सेल का जो कवरिंग होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर उसमें कोई डैमेज हो जाता है कहीं कभी कभी, तो उस कंडीशन में ये लाइसोसोम उस मेम्ब्रेन को भी बना सकता है, सेल मेम्ब्रेन को। और ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये इसका काम होता है। चलिए आज हम इन्हीं सेल ऑर्गन्स को और इनकी फंक्शंस को ही देखते हैं। अगले टॉपिक में जो और इसमें पार्ट्स रह गए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो मेरे क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स हैं अपने स्कूल के, तो उनके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो इस लेक्चर को देखने के साथ साथ चीज़ों को समझे और जो ऑलरेडी हमने इसमें आपको होमवर्क लिखाया है तो आप उसको भी टाइम पे मेमोराइज करते रहें। थैंक यू।